तो इन्होंने ये नियम जो है दो अलग अलग केस के लिए दिया था। जैसे पहला एक केस हम अगर हम बात करें, दो वाष्पशील द्रवों वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, दो वाष्पशील द्रवों वाले विलयनों के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर में हम किसी एक वाष्पशील विलायक को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जल है और इसी में एक और विलायक हम मिला लेते हैं, वो भी वाष्पशील है। जैसे मान लीजिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों वाष्पशील द्रव हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। या इसको एक और टर्म में अगर हम कहा जाए तो इस विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस घटक के उस विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी अगर हम बात करें कि इस विलयन में कोई आयवां घटक है तो उस आयवें घटक का जो वाष्प दाब होगा वो पी होगा, और ये पी जो होगा उस आयवें घटक के जो मोल अंश होंगे उस विलयन में उसके समानुपाती होगा। इस समानुपाती चिन्ह को जब यहाँ से हम हटाते हैं तो एक नया नियतांक आता है जिसको पी नॉट कहते हैं। और ये पी नॉट जो होता है ये किसी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है उस आयवें घटक का अगर हम शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब देखें तो वो ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस विलयन में अगर हम जल एक जो घटक है उसकी अगर हम वाष्प दाब की गणना करें तो इस घटक का यानी जल का जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उसको P0 से प्रदर्शित करेंगे और इस विलयन में उसके कितने मोल अंश हैं उसके गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें तो इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा, इस एथिल अल्कोहल का C2H5OH का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो शुद्ध अवस्था में इसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके और इस विलयन में उसके कितने मोल अंश हैं उसके गुणनफल के बराबर होगा, C2H5OH। तो यानी किसी भी इस विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये है दो वाष्पशील द्रवों वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इसी तरह से इस राउल्ट के नियम को एक केस के लिए और दिया गया है कि यदि किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलयन मिला हुआ है, कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो उसके लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक विलायक है, ये हम इसको जल मान लेते हैं, ये एक वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक मान लेते हैं कि ये जल है और इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, अवाष्पशील विलेय इसमें मिला हुआ है। मान लेते हैं कि ये नमक है, इसी में ये मिला हुआ है, डिजॉल्व है। तो इस केस के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? इस केस के लिए राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी घोल या मिश्रण में विलायक का आंशिक वाष्प दाब घोल में उसके मोल अंश से गुणा किए गए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर या समान होता है। या इसको हम दूसरे टर्म में कहें तो इस पूरे विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है उस विलायक के मोल अंश के, उस विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। या इसको हम दूसरे टर्म में अगर हम करें तो यहाँ पे जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नया नियतांक आता है P नॉट, X विलायक। तो यहाँ पे P नॉट जो है ये शुद्ध अवस्था में जो विलायक है उसका वाष्प दाब है। यानी शुद्ध अवस्था में अगर केवल जल जब होगा तो इसका कितना वाष्प दाब है उसको P नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो यही P नॉट यहाँ पे एक स्थिरांक है। अगर हम इसको और टर्म में अगर हम प्रयोग करें तो हमको पता है कि ये जो X विलायक है इसकी वैल्यू 1 माइनस X विलय हो जाएगी, 1 माइनस X विलय, क्योंकि X विलय प्लस X विलायक इक्वल 1 होता है। इसलिए अगर हम X विलायक को निकालें, X विलायक तो 1 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो X विलय हो जाता है, X विलय। तो
बस x विलय को हटा करके उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स विलय यहाँ पे रख दी गई है। इसको अगर हम और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी ज़ीरो इक्वल एक्स विलेय या पी ज़ीरो माइनस पी अपॉन पी ज़ीरो बराबर एक्स विलेय। तो यही है राउल्ट का नियम। या इसको अगर हम मोल के टर्म में यूज करें तो पी ज़ीरो माइनस पी अपॉन पी ज़ीरो इक्वल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन होता है, जहाँ पे पी ज़ीरो उस विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, पी विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन उस विलायक के मोलों की संख्या है जो उसमें घुला हुआ है। तो ये है राउल्ट का नियम किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए, राउल्ट का नियम। तो चलिए ये तो था 2 के क का उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 का ख। लेकिन उसी 2 के क में राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछी गई थी। तो चलिए राउल्ट के नियम की सीमाओं को जान लेते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाओं में पहला सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। राउल्ट का जो नियम है ये केवल तनु विलयनों के लिए यानी डायलूट सॉल्यूशन के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है, पहली सीमा है। दूसरी, राउल्ट का नियम ऐसे विलय पदार्थों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि किसी विलयन में, किसी विलायक में अगर हमने किसी विलय को मिलाया और ये विलय इसमें आते ही अगर अपने आयनों में टूट जाए या उसके आयन आपस में जुड़ के कोई बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं, तो ऐसे केस के लिए राउल्ट के नियम का अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। यानी हम किसी विलय को अगर मिला दे रहे हैं और वो उस विलयन में या तो वियोजित हो जाए यानी टूट जाए या संगुणित हो जाए यानी जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बन जाए, तो उस केस के लिए भी राउल्ट का नियम अप्लाई नहीं होता है। तो ये है राउल्ट के नियम की सीमाएं।